हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। बज गए हैं 9:30 और हम आ गए हैं जी आपके पास। एज यू ऑलरेडी नो कि सुबह 9:30 बजे रोज आपकी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है, तो आशा करती हूँ सब लोग ज्वाइन करेंगे और मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सेशंस आपके लिए होते हैं ये, और आपकी रिक्वेस्ट पे होते हैं। ठीक है जी। तो आज करेंगे जी हम इंग्लिश पेडागोजी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। एज यू नो, टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज आपकी ये 5वीं क्लास है ना। तो इसके अंदर हमने बच्चा आज इंग्लिश पेडागोजी के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। और स्पेशली जो आज हम मतलब क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर जो चैप्टर कवर करेंगे वो हम करेंगे चैलेंजेस इन डाइवर्स क्लासरूम। ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में आज की क्लास में करना है। एंड आज ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे आप लोग। दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, राइट। बट जुड़िएगा जरूर और शेयर भी करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है। तो कैमरा इसमें ऑफ रहेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखेंगे और आवाज सुनाई देगी अच्छे से। राइट। तो बिल्कुल फोकस होकर आपको ये सेशन लगाना है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड मैं कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बारी मैं आपको बता दूं कि एड्यूटैप लाया है आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका। फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन फुल कोर्सेज। चाहे आप सीटेड पेपर 1 लें, पेपर 2 लें, सीटेड कॉम्बो कोर्स ले लें, आप KVS DSSS जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो 8146207241 पे, या आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो www.edutap.co.in पे और प्रोमो कोड लगा सकते हो SALE50 का, या आप हमें मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in पे। अब बच्चे, हो सकता है कि देखो बहुत कम दिन रह गए हैं जैसे एग्जाम में, तो हो सकता है किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा हो, किसी को कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा हो, है ना। तो उसके लिए हम लाए आपके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस। जैसे आप सिर्फ पेपर 1 का फुल कोर्स ले सकते हो, या पेपर 2 सोशल साइंस का फुल कोर्स ले सकते हो, या सिर्फ आप पेपर 1 की पेडागोजी ले सकते हो ऑल सब्जेक्ट्स की, ओनली CDP भी ले सकते हो आप। राइट। उसी तरीके से आप पेपर 2 का मैथ्स और साइंस ले सकते हो और साथ में आप पेडागोजी ले सकते हो ऑल सब्जेक्ट्स की। तो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल है, आप उस तरीके से वो वाला कोर्स ले सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से आप किसी 2 सब्जेक्ट की कंटेंट और पेडागोजी ले सकते हो, या आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश का कंटेंट और पेडागोजी ले लो। राइट। तो इस तरीके से आप KVS और DSSS के कोर्सेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। ये कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको। आप इनमें से जो चाहे वो ले सकते हैं। राइट। तो जो बच्चा आफ्टर डिस्काउंट 50% ऑफ के बाद जो प्राइस लिस्ट रहेगी, अगर आप सीटेड पेपर 1 लेते हैं तो वो कोर्स आपको सिर्फ 1500 का पड़ेगा, जो कि पहले 3000 का था। ठीक है जी। उसी तरीके से सीटेड पेपर 2 भी 1500 का है। कॉम्बो लोगे तो और भी बढ़िया यार, सिर्फ 500 रुपए का फर्क है, लेकिन पूरा पेपर का कॉम्बो मिलेगा आपको मात्र 2000 रुपए में। और जो KVS या DSSS की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। KVS PRT और TGT आपको 2250 में मिलेगा। DSSS भी आपको 2250 में मिलेगा। अगर KVS का कॉम्बो लेना है आपने, PRT TGT और PGT का, वो 2500 का है। और DSSS और KVS का कॉम्बो भी 2500 का है, जो कि पहले 5000 का था। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, फोन उठाओ और नंबर घुमाओ 8146207241। नंबर बिजी है तो मेल डाल दो hello@edutap.co.in। ठीक है जी। अभी तो सीटेड है, इसके बाद KVS की लेट्स सी कब आती है वैकेंसी, लेकिन ऑफर तो अभी है ना। तो ऑफर अवेल करो। अगर आपको KVS भी देना है कल को, तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करो। ठीक है जी। पहले से तैयारी करके रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तैयारी होगी। राइट। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे अभी, और आपको बहुत ही फोकस से उन क्वेश्चंस को सुनना है, और जो मैं आपके साथ आंसर डिस्कस करूंगी वो भी समझना है। अगर अगेन कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड मैं आपका जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। लेकिन आप क्वेश्चंस को जरूर सुनिएगा एक एक करके। राइट। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। बी अटेंटिव, बी फोकस्ड। आपस में बातें नहीं करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना है। So first question is on your screen. A special needs language classroom is ideally. हाँ जी। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का लैंग्वेज क्लासरूम है, आइडियली वो कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, कि मतलब बहुत अच्छे से उसके अंदर फिटिंग्स और फर्निशिंग होनी चाहिए।
लोकेटेड सेपरेटली, अलग से लोकेट करना चाहिए उसको, इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स, या फिर हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प रेगुलर टीचर्स। देखिए, इन चारों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वही इसका आंसर है। इंटीग्रेट करना मतलब टुगेदर, ठीक है, कि सबको साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास, वो वाली चीज। तो जो स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम होती है बेसिकली, वो हर टाइप के लर्नर को इंटीग्रेट करती है, एक्यूमुलेट करती है, उनको साथ लेकर चलती है। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं फिर क्या है। While teaching in an inclusive classroom, a language teacher should, जब एक टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रही है तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सपोर्ट देम इन द लर्निंग प्रोसेस, कीपिंग इन माइंड द फ्लेक्सिबल करिकुलम, कि बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो उनके अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल हो। ठीक है। आस्क टैलेंटेड स्टूडेंट्स टू हैंडल देम, कि जो होशियार बच्चे हैं उनको बोलना चाहिए कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को ध्यान रखें, ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इग्नोर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स वालों को इग्नोर करना चाहिए, जी नहीं, ये भी बिल्कुल वैलिड नहीं है। रिकमेंड टू द प्रिंसिपल टू प्लेस देम इन स्पेशल स्कूल्स, कि प्रिंसिपल को रिकमेंडेशन देना चाहिए कि उनको अलग से अलग स्कूल में डाला जाए। तो इससे भी आप आइसोलेशन क्रिएट कर रहे हो, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, राइट। सो क्लियरली द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, कि टीचर को इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को सपोर्ट करे लर्निंग प्रोसेस में, और ये ध्यान रखे कि जो सिलेबस वो उनको करा रही है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, राइट। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। द कंटेम्प्रेरी टारगेट लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ varied languages and language abilities. Teachers should restructure their practices by exposing students to, कि जो एक टारगेट लैंग्वेज क्लासरूम है उसके अंदर अलग अलग बच्चों की भाषाएं होती हैं और अलग अलग उनकी एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की। ठीक है, तो टीचर्स को किस तरीके से क्लास में चीजों को प्रैक्टिस कराना चाहिए बच्चों को। टीचर्स को बच्चों को समरी देनी चाहिए और सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द लर्निंग मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टोरीज, ग्रामर नोट्स एटसेट्रा, या फिर worksheets with a variety of tasks which cover the syllabus, and students give their responses in the class under teachers guidance, या फिर appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, opportunities for all the students to explore ideas and gain mastery, या फिर adequate self-explanatory notes either prepared by the teacher or from material writers। तो देखिए, इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो जो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ये कहता है कि टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो सिलेबस के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट में उनको समझाए और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि वो आइडियाज को एक्सप्लोर करें और फिर मास्टरी गेन करें। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आंसर सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब ट्विस्ट करके दी हुई थी आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है when learners have diverse linguistic backgrounds the teacher should, जब बच्चे अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जब हर बच्चे की मदर टंग जो है वो अलग है एक क्लास के अंदर, तो टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को ग्रुप्स बना देने चाहिए लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जो बंगाली बोलने वाले बच्चे हैं उनका ग्रुप एक बना दिया, जो पंजाबी बोलते हैं उनका ग्रुप एक बना दिया, ऐसा करना चाहिए। या फिर उनके लर्निंग स्टाइल्स को समझना चाहिए, असर्टेन करना चाहिए, या मल्टीलिंगुअल अप्रोच यूज करनी चाहिए क्लास में, या फिर क्लास को स्टार्ट करना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के साथ, यानी बच्चों को अपना माइंड जो है चलाने के एक्टिविटीज करानी चाहिए। तो क्या होगा जी इसका आंसर, जल्दी से सोचिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3। टीचर को क्लास में मल्टीलिंगुअल अप्रोच यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर क्लास में मल्टीलिंगुअल अप्रोच नहीं यूज करेगी तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि हर एक की क्या है,
मदर टंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर मल्टीलिंगुअल अप्रोच ही क्लास में यूज की जाएगी तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट लेगा तो उतनी ही उसकी लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो बेटर होगी, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, enriching the curriculum for learners who are gifted and talented। जो गिफ्टेड और टैलेंटेड लर्नर्स हैं उनका जो सिलेबस है उनको इनरिच करने से क्या होता है? गिव देम लीडरशिप रोल्स इन क्लास एक्टिविटीज, increase complexity of the curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunities for creativity, promote them to a higher class so that they are exposed to more difficult syllabus, introduce a foreign language। क्या करना चाहिए जी? गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स का जो करिकुलम है उसको इनरिच करने के लिए इनमें से क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, जिन्होंने सोचा है आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अब देखो, जो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं आपके, ठीक है, एक्स्ट्रा, जैसे जिनको हम हाइपर एक्टिव भी बोल सकते हैं, राइट। तो इन बच्चों के लिए सिलेबस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए ताकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो लैंग्वेज को लर्न करने का और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़े, ठीक है। उनको ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस करानी चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले क्रिएटिव चीजों को करने की, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, every class is a mixed ability class, so while dividing the students into different groups for a language activity, a teacher should। हर क्लास में अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं, है ना। तो जब बच्चे डिवाइड करती हैं टीचर अलग अलग ग्रुप्स में किसी भी लैंग्वेज एक्टिविटी के लिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को गिव द स्टूडेंट्स डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, arrange groups differently for different kinds of activities, put weaker and stronger students in different groups, या mix weaker and stronger students together। क्या करना चाहिए कि उनकी क्षमता के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड करना चाहिए, या हर एक्टिविटी के लिए हर एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए, या जो कमजोर बच्चे हैं और जो तेज बच्चे हैं उनको एक ही ग्रुप में डालना चाहिए या अलग अलग ग्रुप में डालना चाहिए। तो बेसिकली देखिए, जब मिक्स एबिलिटी क्लास होगी और हर एक लैंग्वेज एक्टिविटी डिफरेंट है ना, तो जब लैंग्वेज की एक्टिविटी डिफरेंट है और बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट है, अब हो सकता है कि कोई बच्चा कैलीग्राफी में बहुत अच्छा हो, मतलब हैंडराइटिंग में बहुत अच्छा हो, ठीक है, और हो सकता है कोई बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा स्पेलिंग्स में बहुत अच्छा हो और कोई बच्चा स्पीकिंग में बहुत अच्छा हो। तो इस केस में टीचर कभी भी एक जनरलाइज्ड ग्रुप नहीं बना सकती। तो टीचर को क्या करना है कि हर एक एक्टिविटी के लिए अलग ग्रुप बनाना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई एम सॉरी, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? टीचर को हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट ग्रुप बनाना है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट, slow learners fail to grasp effectively and mix up words and structures easily। जो slow learners होते हैं उनकी जो समझने की कैपेबिलिटी होती है, ग्रास्पिंग पावर होती है, वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, और वो वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं और स्ट्रक्चर्स को भी मतलब इधर उधर मिक्स कर देते हैं। तो टीचर इस चीज को कैसे रेमीडिएट कर सकती है? ड्रिल्स करा सकती है वो प्रैक्टिस के लिए, या फिर वो उनको पेयर कर सकती है क्लेवर स्टूडेंट्स के साथ, या उनके डिफिकल्टी के एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकती है, या समरी शीट वो कंटेंट की रेडी कर सकती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि जब स्लो लर्नर्स जो हैं उनकी जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है वो कम है और वो वर्ड्स को स्ट्रक्चर्स को मिक्स कर देते हैं इधर उधर, तो टीचर इसमें बच्चे क्या कर सकता है? टीचर इसके अंदर उनके एरियाज ऑफ डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई कर सकता है। जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और वो अगर उनके एरियाज ऑफ डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई कर लेगा उसी के अकॉर्डिंगली वो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो है जो मैंने आपको पहले कराई हैं, कोर्स में भी कराई हैं और यूट्यूब के लाइव सेशंस पे भी आप लोग देखते हैं, है ना, तो आप अगर कर पाएंगे वो तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी क्या कहता है। Smaller class size for slow learners facilitates greater personalized instruction in the new language because of incidental learning, informal assessment and more interaction, या फिर disciplined approach, less interaction and formal assessment, more interaction, flexible schedule and authentic assessment, language focused, formal assessment and flexible schedule। जो स्मॉलर क्लास साइज होता है स्लो लर्नर्स के लिए, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, वो इसलिए होती है ताकि जब हम कम बच्चों में पर्सनल एक टच देते हैं तो इंटरेक्शन ज्यादा होती है, शेड्यूल फ्लेक्सिबल होता है और असेसमेंट भी क्या होती है जी, ऑथेंटिक। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। So quite clear and easy question. All right, question number 9. Question 9 देखते हैं जी क्या बोलता है। Some parents of students with learning difficulties may have unrealistic expectations from their children. The teacher can support such students by, देखिए क्या होता है, कई बारी जो इन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज होती है या अगर कोई स्लो लर्नर होता है तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। ठीक है, तो इस केस में जो टीचर है वो बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकती है। Persuading them to liaise with such students, with other such students, explaining to the parents about the child's characteristics and abilities, providing instructions for dealing with the students at home, making a clear reference to the learning objectives। सबसे appropriate option ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर जो है पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकती है कि आपके बच्चे में कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हैं और इसलिए आपको उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही उनसे एक्सपेक्टेशन जो है वो रखनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A common developmental reading disorder is dyslexia, aphasia, autism, impairment। ये तो बहुत ही आसान है, हम बहुत बारी कर भी चुके हैं। आंसर इज डिसलेक्सिया। ठीक है जी, जो वो तारे जमीन पर दर्शील को था, है ना, वो क्या था आपका, डिसलेक्सिया। दैट इज अ कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर। डू नॉट फॉरगेट दिस, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है एग्जाम में और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन सीटेट में, एज यू ऑलरेडी नो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Dyslexia is an intellectual disability that negatively affects the understanding abilities in terms of, again ये आपका फिर से डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन है, रीडिंग, ओरल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, डायलेक्ट। तो बहुत ही आसान जवाब रीडिंग। अब देखो इन्होंने डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से एसोसिएटेड है और रीडिंग जो है वो डिसलेक्सिया से एसोसिएटेड है। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक ही कॉन्सेप्ट पे, वन कॉन्सेप्ट पे इन्होंने देखो आप कि डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट पे चाहे जितने भी क्वेश्चंस तोड़ मोड़ के आ जाए आपके आंसर्स करेक्ट ही होने चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 12। Deficiency in the ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of aphasia, dyscalculia, dysgraphia या dysphasia। यार बहुत सिंपल, डिस्ग्राफिया। ग्राफ, ग्राफ हम क्या होता है, ग्राफ से आप याद रख सकते हो राइटिंग। ठीक है, सो डिस्ग्राफिया क्या है जी, आपकी राइटिंग रिलेटेड इम्पेयरमेंट है कि जैसे हैंड राइटिंग में कई बच्चे उल्टा लिख देते हैं, कोई ई ऐसे लिखता है ना, छोटे होते होते कोई ऐसे लिख देता है। 9 और 6 में भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो क्या है, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The first generation learners are those who are the first from their family to come to school, coming first time to school and to seek admission, learning Hindi for the first time, learning English for the first time। देखिए फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं जी जो अपनी फैमिली में स्कूल ही पहली बार आते हैं, तभी उनको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अभी तक हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इस टॉपिक में से, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो डिस्कशन फोरम में लिख सकते हैं, राइट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन is influenced by languages
that the learner already knows. The influence is interlanguage, systemic errors, language transfer या phonology. जो हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन सीखते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है बच्चे की या जो लैंग्वेज वो ऑलरेडी जानता होता है उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो इस इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं जी? लैंग्वेज ट्रांसफर। क्या आप अपनी जो लैंग्वेज है वो ट्रांसफर कर रहे हो लैंग्वेज 1 से लैंग्वेज 2 पे, राइट? सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। When students work in pairs or groups, they just end up chatting in their own language. This can be overcome or monitored by. जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली अपनी ही लैंग्वेज में चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उनको एक इजी सा टास्क दे दें ताकि उनकी डिस्कशन ही कम हो, या नोट्स लिख दें ब्लैक बोर्ड पर ताकि वो L1 यूज ना कर पाए, या टास्क का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दें, या इंस्ट्रक्शंस दे दें टास्क की और ऑब्जेक्टिव्स को पहले ही क्लियर कर दें कि आपको आपस में जो चैटिंग करनी है वो अपनी मदर टंग में या L1 में नहीं करनी है। तो चारों ऑप्शंस को देखते हुए जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है कि अगर बच्चों को पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी टास्क के लिए, दिस इज बेसिकली प्री इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दी टास्क के लिए, डायरेक्शंस दे दी कि आपको इस तरीके से टास्क करना है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है और आपको आपस में इस तरीके से चैटिंग अपनी लैंग्वेज में नहीं करनी है, तो इससे बच्चों को क्या हो जाएगी जी? क्लैरिटी हो जाएगी और फिर वो अपनी लैंग्वेज को कम से कम यूज करेंगे आपस में बात करने के लिए, राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। so far we have covered 15 questions and I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और आप खुद से भी ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड काफी हद तक आपके क्वेश्चंस ठीक हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चे कि कोर्स में हमने ये बहुत अच्छे से किया है, इन सबको कवर किया है कॉन्सेप्ट वाइज, है ना? स्टिल यू हैव अ डाउट, मेल अस और राइट टू अस ऑन द डिस्कशन फोरम इफ यू आर अ सब्सक्राइबर, राइट? तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? A teacher has given a task to be done in groups. What will be the role of the teacher during this group work? कि टीचर ने बच्चों को टास्क दिया है ग्रुप में करने के लिए, तो यहाँ पे टीचर का क्या रोल रहेगा? Ensure that the task is finished on time, so she should remind them of time again and again. कि टीचर चाहती है कि टाइम पे खत्म हो टास्क, तो बार बार वो बच्चों को बताती रहे कि जैसे बच्चे 10 minutes left, 5 minutes left, ऐसे, ठीक है। Ensure that everyone in a group participates in the task and try to support them if required. वो ये ध्यान रखे कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रुप में और उनको सपोर्ट दे अगर उन्हें कोई जरूरत पड़ती है। The teacher should give full autonomy to the groups and she should sit aside on the chair. कि फुल पावर दे दी बच्चों को ही, ग्रुप्स को ही, और खुद वो साइड पे बैठ के सिर्फ उनको एनालाइज कर रही है। टीचर को ये देखना चाहिए कि बच्चे जो है ज्यादा क्लास में आवाजें ना करें, नॉइज ना करें। तो देखिए टीचर का जो यहाँ पर रोल रहेगा वो रहेगा जो ऑप्शन नंबर 2। टीचर ये देखेगी कि बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत है तो वो टीचर उनको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following is the most important in learning a language? Most important क्या है बच्चे यहाँ पे लैंग्वेज को लर्न करने के लिए? आपको बताना है इसका आंसर। लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट, लैंग्वेज क्लास इन अ स्कूल, टेक्स्ट बुक या लैंग्वेज लैब? व्हाट विल बी द आंसर? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बुक्स जरूरी है, लैंग्वेज लैब जरूरी है, लैंग्वेज क्लास जरूरी है, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। जितना ज्यादा इन्वायरमेंट लैंग्वेज रिच होगा, एक्विजिशन रिच इन्वायरमेंट होगा, उतनी ज्यादा बच्चे की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से डेवलप होगी। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? In a role play, a student at the end said, "This news report is presented by a reporter Anshu and cameraman Priya." The teacher said that instead of cameraman, you should say camera person. It indicates that the teacher is using a masculine gender, feminine gender, gender biased language या gender neutral language. बताइए।
क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? देखिए वो यहाँ पे कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन बता रहे हैं उनको, तो मतलब वो एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज कर रही है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर मतलब द टीचर इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. क्लियर? All right, next question. A good teacher is one who gives printed notes to the students, gives them ample opportunities to learn, gives them useful information, explains concepts and principles. देखिए, एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा opportunities दे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको exposure दे, ताकि उनकी जो learning है वो बेहतर तरीके से हो पाए. Right? So clearly the answer is option number 2. So next question is, considering learning styles broadens the approaches taken in the management of language related problems. Some students prefer to get new information in the written directions or verbal information. तो उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है? देखिए, जो लर्निंग स्टाइल है वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए. तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको नई इंफॉर्मेशन रिटन या वर्बल डायरेक्शन के थ्रू दी जाती है. तो इस लर्निंग स्टाइल को क्या बोलते हैं जी? ऑडिटरी, वर्बल, काइनेस्थेटिक या मैनिपुलेटिव? तो बिल्कुल सही, वर्बल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. सो आंसर इज वर्बल ओनली. सो दिस इज अ वर्बल लर्निंग स्टाइल, राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. तो चलिए गाइस, दैट इज द एंड ऑफ योर क्लास एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और चैलेंजेस इन अ डाइवर्स क्लासरूम के कॉन्सेप्ट भी आपके दोबारा से माइंड में क्वेश्चंस के द्वारा रिवाइज हो गए होंगे, राइट. So thank you so much for watching this video, and in case of any doubts again you can call us at 8146207241 or you can mail us at hello@edutap.co.in. I would like to remind कि 50% off चल रहा है already, जिसका प्रोमो कोड है सेल 50. जो भी आपको कोर्स लेना है, चाहे कंटेंट लेना है, पेडागोजी लेना है, एक सब्जेक्ट लेना है, कॉम्बो लेना है, फटाफट से फोन उठाओ और कॉल करो, ठीक है. और पीडीएफ बच्चा आपको इस सेशन की मिल जाएगी एड्यूटैप सीटेट पे, विच इज अ टेलीग्राम चैनल. तो जरूर उसको ज्वाइन करें. वहां पे हम पीडीएफ भेजते हैं रोज, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और री रिवाइज कर सकते हैं, राइट. तो चलो, अब मैं आपको मिलूंगी फिर अगेन एवरी मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM. ठीक है जी, आपको जरूर जुड़ना है और सेशन को आपको जरूर लाइक करना है, जरूर शेयर करना है. जो उनका फर्स्ट टाइम था सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि एग्जाम में हर एक को बेनिफिट हो, ठीक है. चलो, बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ लवली वीकेंड. टेक केयर एंड स्टडी वेल. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग. बाय जी.